Good morning, students. I hope you all are fine and doing good at your homes. In our previous lecture, we have studied about scientific notation, significant figures, and today we are going to continue that topic in which we will do mathematical operations. इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जैसे तुम लोगों ने करा ही हुआ है, पता सबको कैसे करना है. बट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि उनको अगर इनके जो आंसर्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे लिखना है, जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ये सारा कुछ. उसके बाद वी विल डू डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग कन्वर्जन्स लर्न करेंगे, दैट हाउ टू कन्वर्ट द गिवन टर्म्स इन न्यूमेरिकल्स, जो आपको लर्न करने हैं. उसके बाद हमारा टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपने लोअर क्लासेस में भी एक लॉ करा हुआ है एक आध इसमें से, तो इट विल बी ईजी फॉर यू. तो लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस. सो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस फर्स्ट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मैंने इन दोनों को एक ही स्टेप में ले लिया बिकॉज इन दोनों के लिए हमारा सेम रूल अप्लाई होता है. इनमें होना क्या है, आपके पास अगर कोई भी दो टर्म्स हैं और आप उनको लाइक अभी सपोज कर लो हमारे पास टर्म्स हैं 23.2, 4.65, 3.267. इन तीनों को हमने इन तीनों का सम करना है. वी आर गोइंग टू ऐड दम. तो आफ्टर एडिशन जैसे आपने अपना आंसर तो पूरा रिपोर्ट करना है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, डिवीजन तो है नहीं कि हम अपने आप से 0.2 डेसिमल प्लेस 3 या 4 तक लेके जाएंगे. प्लस है तो अपने आंसर पूरा अपना रिपोर्ट करना होता है. अब आप लोग ये तो आपका फुल आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन हमारे जो रूल्स हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, आपके पास जो भी जो वैल्यू है हमने वो चूज़ करना है जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है. लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स अवेलेबल है ना, उसमें वो लीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए. जैसे तीनों में से इसमें 3 है, डेसिमल के बाद 3 है, इसमें 2 और इसमें 1. तो हम लोग जब अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे वो लीस्ट वाली वैल्यू के साथ रिपोर्ट करेंगे. दैट मीन्स कि हमने 0.2 तक ही अपना आंसर देना है या 0.1 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर देना है. तो हमारा ये जो आंसर है फुल तो आएगा 31.117, बट एज हमने लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखना है तो हमारा आंसर जो रिपोर्ट करना है हम लोगों ने दैट विल बी 31.1. तो यह हमारा आंसर आ गया जो हमने रिपोर्ट करा है. रिपोर्ट करने वाला आंसर का मतलब होता है जो हम अपना फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं. अब हमारे जो रिपोर्टेड आंसर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1 2 3. तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया. सिमिलरली यू कैन टेक another example like in this there is 7.23 और 2.1 0.312. अगेन हमारा जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला पॉइंट है दैट इज़ लीस्ट वैल्यू जो है हमारे पास ये वाली आ रही है. तो हम आंसर भी अपना 9.6 में ही रिपोर्ट करेंगे एंड अगेन इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट इज़ 2. अगेन वी आर हैविंग अनदर एग्जाम्पल हियर 46.04, 2.364, 3.7721. अगेन हमारे पास जो लीस्ट आएगा नंबर दैट इज़ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक. तो हमारा आंसर भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट होगा. Okay, now let's get back to the rule. In this rule, final result of both should be reported up to the same number of decimal place as present in the term having least number of decimal places. तो उसने बोला है कि हमारा जो रिपोर्टेड आंसर है वो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए. कौन सी डेसिमल प्लेस लेनी है हमने, जो हमारे पास लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है. ओके, सो आफ्टर दिस हमारे पास कुछ इसमें रूल्स हैं लाइक हम लोगों ने यहाँ पे लिया था आंसर. सपोज कर लो हमारे पास वैल्यू है ये वाली 52.176. अब इसमें हमारे पास अगर हम लोग चलो हमने बोला कि लीस्ट डेसिमल वैल्यू तक हमने इसको आंसर को रिपोर्ट करना है. बट अब जब आंसर रिपोर्ट कर रहे हो जो आपका लास्ट आया वैल्यू डिजिट आया 7, उसके बाद है 6. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में करा है राउंड ऑफ वाली प्रॉपर्टी आप लोग करे हुए. राउंड ऑफ में क्या होता है कि जैसे आपने 7 तक अपना आंसर रिपोर्ट करना है तो उसके बाद जो आपका डिजिट है या ये वैल्यू है आपके पास, अगर तो वो 5 से एक्सीड करती है या 5 से कम है तो उसके लिए आपने कुछ रूल्स करे हुए हैं. वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं. जैसे अब 7 के बाद वाला डिजिट है 6, तो दैट मीन्स हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा. और राउंड ऑफ करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे. तो वो आंसर आपका 52.17 की जगह पे क्या आ जाएगा, 52.18 आ जाएगा, बिकॉज हमने राउंड ऑफ करना होता है टू 1 पॉजिटिव इंटीजर. एंड
इन केस सपोज कर लो यहाँ पे इस आंसर में आपका 52.176 की जगह पे 52.175 होता। इन केस ऑफ 5 हमारे पास दो रूल्स आता है। उनमें से पहला रूल है, अगर तो 5 के पहले वाला जो डिजिट है वो आपका आता है ऑड, तो आपने उसको राउंड ऑफ करना है एक हायर वैल्यू तक। ठीक है, जैसे 7 है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो गया, 9 है तो 8 है तो 9 हो गया, सो ऑन। एंड लेकिन अगर आपका जो इंटीजर है 5 वाला, उससे जो पहले वाला इंटीजर है वो आपका इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर को आपने राउंड ऑफ नहीं करना है। तो बेसिकली हमारे पास कौन दो रूल्स आ गए। फर्स्ट रूल हमने जो करा है कि अगर डिजिट नेक्स्ट टू 7 5 है, मतलब 52.175 है, तो हमारा जो केस होगा पहले वाला, उसमें हमने ये चेक करना है कि हमारा जो इंटीजर है वो ऑड है कि इवन है। इफ़ इट इज़ ऑड देन इट शुड बी राउंडेड ऑफ एंड इट बिकम्स दिस, और जो भी आपके पास वैल्यू होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा। बट इन केस अगर आपका डिजिट बिफोर 5 जो है इट इज़ इवन, देन देयर इज़ नो नीड टू राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ नहीं करना है। आप लोगों ने अपना आंसर एज सच ही वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे अगर मेरे पास होता 52.165, तो हमारे पास ये जो 6 है मेरे पास ये आ गया इवन, तो मैंने अपना आंसर जो रिपोर्ट करना है वो एज सच ही 52.16 तक रिपोर्ट करूँगी, मुझे इसको राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल दोनों के लिए फॉलो अप करा है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। लाइक फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगेन हमारा वही रूल है, चाहे आप डिवीजन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आपने अपना वो टर्म यूज़ करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल पॉइंट। लाइक हमारे पास है 42.6 एंड 2.4। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर आया इसका 102.24। बट हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 और 2। हमने डेसिमल तो काउंट करना ही है, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट करी, दैट इज़ कि हमने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करे हैं। जितने हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अपना आंसर भी हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग ही रिपोर्ट करना है। लाइक हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लीस्ट वैल्यू में है, तो हम लोग आंसर भी हमारा 2 वैल्यूज़ तक ही देंगे, दैट विल बी 10। मतलब हमारे पास 2 ही आएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के आंसर्स। इन सेम मैनर हमारे पास जैसे 3.61 एंड 1.2 हमारा आंसर आया 4.332। अगेन हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो हमारा आंसर भी 2 तक ही रिपोर्ट होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों ने फिजिक्स में भी करा होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने सिर्फ उसको करना है कन्वर्जन्स के लिए, हमने उसका प्रॉपर वो डिटेल नहीं करना। इनमें हमारे पास जो मेन रहेंगे कन्वर्जन्स, दैट विल बी रिलेटेड टू लेंथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेंथ के लिए जैसे ऑल 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और यू कैन राइट दैम एज 10 की पावर 3 मीटर्स। 1 नैनोमीटर आपका 10⁻⁹ मीटर्स के इक्वल होगा। 1 पिकोमीटर 10⁻12 के इक्वल होता है। 1 आंगस्ट्रॉम 10⁻10। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर्स। 1 centimeter is equals to 10⁻2 meters. 1 mm is equals to 10⁻3 m. 1 mile is equals to 1.6 kilometers. Similarly हमारे पास जो प्रेशर के यूनिट्स हैं, दैट आर 1 एटमॉस्फेरिक 1.008 बार के इक्वलेंट होता है। जब कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं तो हम लोग 1 के इक्वलेंट ही लेके चलते हैं इसको। फर्दर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक 760 mm ऑफ मरकरी के भी इक्वल होता है। mm ऑफ मरकरी मीन्स कि हमने जो मरकरी के विद रिस्पेक्ट प्रेशर लेना है, इसका कांस्टेंट वो वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट फर्दर अगर इसको देखा जाए तो ये 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के भी इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और यूनिट है, दैट इज़ टॉर। टॉर इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। ये भी 760 टॉर जो है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है। एंड अगर आपने इसको एक यूनिट है आपका पास्कल, उसमें कन्वर्ट करना है तो आपका वैल्यू आएगा 1 × 10⁸. नेक्स्ट फ्यू यूनिट्स फॉर वॉल्यूम। अगर आपके पास 1 लीटर है तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 cc ऑल्सो, और इट इज इक्वल्स टू 1000 ml ऑल्सो. Next, there are few examples related to that conversions. First one is
फर्स्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट 6 miles to kilometers. रेस्ट ऑफ द यूनिट्स इज सिंपल, ये थोड़ा वैसे ही है. लाइक आपने 6 miles को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में. हमने ऊपर डिस्कस करा है कि 1 mile जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स. सो अब हमने यूनिटरी मेथड यूज़ करना है कि अगर एक में इतना है तो जितने हमें दिए गए उसमें कितना होगा. लाइक 1 में 1.6 है तो 6 में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. सो हमारे पास आ गया लाइक 6 में कितना होगा 1.6 ओवर 1 इंटू 6. तो कैलकुलेशन करने के बाद माइल से माइल कट हो गया 9 इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9.6 किलोमीटर्स आ जाएगा. वेरी इजी, बस यू ओनली हैव टू लर्न द कन्वर्जन्स. नेक्स्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट 60 लीटर एटमोस्फेरिक टू जूल. लाइक 1 लीटर एटमोस्फेरिक जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू 101.32 joules. दिस यू हैव टू लर्न. 1 लीटर एटमोस्फेरिक जो है उसमें तो आएगा 101.32 ओवर 1 इंटू 1, लेकिन 60 में कितना आएगा वो आपने कैलकुलेट कर लेना. यूनिट्स की कटिंग करोगे तो आपके पास सिर्फ यही रह जाएगा. नाउ मैंने आपको ये फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं दैट आर लाइक आपको कन्वर्ट करना है इन तीनों को. देन वी विल डिस्कस लेटर द आंसर्स. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. आपको एग्जाम्पल्स जो हैं ऊपर वाले इन योर नोट्स दे आर गिवन, यू कैन सी फ्रॉम देयर. नेक्स्ट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बेसिकली बनाए हैं इसलिए कि हम लोगों ने जब स्टार्ट करी थी क्लासिफिकेशन करी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड वेरियस टर्म्स अदर ऑल्सो. तो बेसिकली दो एलिमेंट्स को अगर आप एक जगह पे रख देते हो लाइक एक कंटेनर में रख दिया तो उनको एज सच तो वो मिलके कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे. एलिमेंट्स को किसी ना किसी केमिकल मीन से मिक्स किया जाता है सो दैट कि दे फॉर्म कंपाउंड. दैट मीन्स कि हमें कोई ना कोई केमिकल कम्बिनेशंस चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएं या अगर हम कोई सॉल्ट वगैरह की फॉर्मेशन करना चाहते हैं. तो उन्हीं को देखते हुए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनमें से हम लोग आज सिर्फ 2 लॉज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिससे आप पहले फेमिलियर हो, अपने लोअर क्लासेस में करा हुआ है. ये एंटोनी लेवेशन ने दिया था इन 1789. उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आप कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज ले रहे हो तो आपका जो टोटल मास रहेगा प्रोडक्ट का वो हमेशा इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. अगेन ही स्टेट दैट अगर आपके पास कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं तो उनमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है इट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. And in simple terms you have done in lower classes that matter can neither be created nor be destroyed during any chemical or physical change or in physical and chemical reaction. लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. तो बस इसमें हमने टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है. तो यू हैव टू लर्न दिस स्टेटमेंट नाउ. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम देखे जाएँ तो इनके जो वेट के अकॉर्डिंग इनकी कंपोजिशन है वो कैसे होगी. कार्बन का एटॉमिक वेट है, इसका मास है 12. ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, ये हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं. तो 2 एटम्स का कितना होगा 32. 12 इसका आ गया, 32 इसका आ गया. और जब कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में बना तो उसका वेट हमें मिला 44. नाउ दैट मीन्स कि जब इन दोनों को कंबाइन करोगे ना 32 12 को तो आपके पास आया 44 और इसका पहले से 44 है. और हमने अपने स्टेटमेंट में क्या डिस्कस करा है कि आपका जो किसी भी फिज़िकल या केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट के मास के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए. ओनली देन आपका जो लॉ स्टडी कर रहे हो वो ट्रू होगा. अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल है, दैट मीन्स हमारा लॉ इज़ राइट. Another example is also there, like if you are given NaCl and AgNO3. NaCl is sodium chloride and silver nitrate. अगर आपको इनको मिक्स करना है तो आपके पास आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये भी आपने लोअर क्लासेस में डिस्कस करी 10th में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका क्लोराइड एटम है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय नाइट्रेट एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड. तो आपके पास आ गया AgCl and NaNO3. तो हमें ये जो रिएक्शन है ये H टाइप के एक ट्यूब में करना है. ये आपका H टाइप का ट्यूब है. इसमें हमने क्या करा, आपका एक इसमें थोड़ा सा एक होल होता है जिसमें से आप पाइप लाइक है जिसमें आपका जो मिक्सिंग है गैसेस की इट इज़ पॉसिबल.
लाइक अगर आपके पास एक कंटेनर में हमने NaCl डाल दिया, दूसरे में डाल दिया AgNO3, इनको मिक्स करने के पहले आपने क्या करना है, इनको दोनों को सेपरेटली इनका वेट कर लेना है। सपोज कर लो कि बिफोर मिक्सिंग हमारा NaCl का और AgNO3 का वेट आ गया था x ग्राम्स, दोनों को कंबाइन करके इसका प्लस करके मेरे पास आ गया वेट x ग्राम। लेकिन जब मैंने इनको मिक्स कर दिया केमिकल चेंज में तो मेरा वेट आ गया अगेन x ग्राम्स। दैट मीन्स कि वेट बिफोर मिक्सिंग और अगर आफ्टर मिक्सिंग सेम आता है देन ऑल्सो मेरा जो लॉ है इट इज़ ट्रू। तो बेसिकली आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जब आप एक केमिकल रिएक्शन कर लेते हो तो आपका जो रिजल्टेंट है उसमें आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास हमेशा सेम रहना चाहिए। और इसमें आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हो कुछ एरर्स यू हैव टू सी, लाइक कुछ % का एरर इसमें आ सकता है, दैट इज़ इतना उसका मेजर पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एज इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके जो प्रोपोर्शन होंगे, इसमें जो चीज़ प्रेजेंट होंगी, जो एलिमेंट्स, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज़ में रहेंगे। इसको जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था इन 1799। उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपके पास कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें हमेशा एक जैसे ही एलिमेंट्स होते हैं। वो एक जैसे एलिमेंट्स हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ऐड ऑन होंगे उसमें बाय वेट। आप ये नहीं मैटर करेगा कि हमने वो जो सब्सटेंसेस हैं, वो प्योर केमिकल कंपाउंड जो है वो किस सोर्स से लिया है। सोर्स हमारे लिए मैटर नहीं करता है। द ओनली थिंग मैटर्स इज़ कि हमारे पास जो इट स्टेट्स दैट कि आपके पास अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें सेम एलिमेंट्स जो हैं हमेशा रहेंगे एंड उन एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन भी सेम रहेगा बाय मास और बाय वेट। ये मैटर नहीं करता है कि आपका वो सोर्स जो है कौन सा है। लाइक हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग किस किस सोर्स से लेते हैं, हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, हमें कुछ प्लांट्स भी समटाइम्स दे रहे हैं, अब हमें जो व्हीकुलर ट्रैफिक मिलता है उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बट हमने जब भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि किस सोर्सेज को हमने लिया है। हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। लाइक अगर आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हो ना, तो 1 वॉल्यूम हमें दिख ही रहा है ना कि इसका एक एटम है ना, तो मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन कंबाइन करता है 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ, ताकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। ये तो हो गया इनका वॉल्यूम के बेसिस पे। वॉल्यूम होता है कि वो कितने नंबर, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका 1 नंबर था, इसका 2 है, तो वो आ गया कि 1 आपका जो वॉल्यूम है कार्बन का वो कंबाइन करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ बाय वॉल्यूम, सो दैट कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाए। सेम मैनर में अगर हम लोग वेट को ले रहे हैं या मास को ले रहे हैं तो उसमें भी सेम चीज़ मैटर करती है। लाइक कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12 और इसका एक का होता है 16, 2 का हो गया 32, तो हमारे पास आ गई रेशियो 12:32। सो इसमें हमने क्या करना है, हमारी जो रेशियो है अगर इसको डिवाइड करते हो इट बिकम्स 3:8 बाय मास। तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, नो मैटर कि आपने सोर्स कौन सा लिया है, आपके रेशियो बाय वॉल्यूम रहेगा 1.2 एंड बाय मास रहेगा 3:8। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज़ वाटर। अब वाटर के भी कई सारे सोर्सेज हैं। इट मे बी टैप वाटर, इट मे बी रिवर वाटर, इट मे बी सी वाटर, आपके RO वाला वाटर, एनी वाटर, चाहे वो क्लीन है चाहे वो नहीं क्लीन है, जितने भी हमारे पास वाटर अवेलेबल है उन सब का अगर आप रेशियो निकालोगे, जैसे H2O में वॉल्यूम देखो, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आ गया, 2:1 रेशियो आ गया इसका बाय वॉल्यूम। और अगर इसका वेट का रेशियो देखते हैं, वेट के रेशियो में क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने एटम्स है 2, 1 × 2, ओके। रेशियो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है 16, दैट मीन्स 2:16 हमारे पास आ गया इसका रेशियो। सिंप्लीफाई करने पे ये बचेगा 1:8। तो जब भी वाटर कंबाइन करेगा इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय वेट कैसे रहेंगे, 1:8 के प्रोपोर्शन में रहेंगे। थैंक यू।